हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमआरबी क्लासेज में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के पहले चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके पहले हमने क्या किया है, क्लास 10th साइंस का पूरा सिलेबस प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि सिलेबस के बारे में जानकारी होना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे माइंड में एक मैप बन जाता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि हमें कौन से चैप्टर के बारे में कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर जाके देखेंगे। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, अब चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे कि बेसिक चीजें क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे कि हमें जानते हैं भौतिक परिवर्तन। इसके पहले हमने क्लास 9th या 8th में पढ़ा ही होगा भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो समझते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन का मतलब है जिसकी भौतिक अवस्थाएं बदल जाए। भौतिक अवस्थाएं मतलब बाहर से देखने में वो अलग लगे, ये भौतिक अवस्था हो गई। किसी भी पदार्थ के क्या हो जाए, आकार में परिवर्तन हो जाए, किसी भी पदार्थ के आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो जब किसी पदार्थ में ऐसा परिवर्तन देखने को मिले कि उसका आकार बदल जाए, उसकी आकृति बदल जाए, तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं आएगा, या तो उसका आकार बदल जाएगा या तो उसकी आकृति, आकार आकृति में से कुछ भी बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके रासायनिक गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब जैसे भौतिक परिवर्तन में क्या है, भौतिक परिवर्तन में बर्फ का जमना। बर्फ अगर बन जाए, क्या बन जाए, बर्फ। बर्फ बन जाता है तो हम क्या कर सकते हैं कि बर्फ बनने पर जो जल है, जल की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो गया, लेकिन इसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम फिर बर्फ से क्या बना सकते हैं, जल बना सकते हैं। तो इसके रासायनिक संगठन या गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसकी भौतिक स्थिति बदल जाएगी। तो इस प्रकार का परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक अवस्थाएं, पदार्थ के भौतिक अवस्था जैसे आकृति या आकार, आकृति या आकार में कोई परिवर्तन हो, में कोई परिवर्तन हो, परंतु उसके रासायनिक गुणधर्मों, या कह सकते हो संगठनों, गुणधर्मों व संगठनों में कोई परिवर्तन ना हो, में कोई परिवर्तन ना हो, ना हो, क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल क्या दिया, जैसे है क्या है, बर्फ का जमना, बर्फ का जमना। ठीक है, तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, सिर्फ भौतिक अवस्थाएं बदलती है, कोई रासायनिक गुणधर्म या रासायनिक अवस्था या कह सकते हो रासायनिक संगठनों में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, अगला है हमारा रासायनिक परिवर्तन। क्या है, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अब देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जस्ट अभी हमने क्या पढ़ा है, भौतिक परिवर्तन। अब हमें क्या समझना है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन हमारा क्या होता है कि जब किसी भी पदार्थ के ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं के साथ साथ रासायनिक गुणधर्मों, रासायनिक संगठनों में कोई बदलाव आ जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का दही में बनना। अब दूध जो है, दूध से क्या बन जाएगा, दही बन जाएगी, दूध से दही बन जाएगा। ठीक है, फिर हम दही से दूध नहीं बना सकते, तो एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन है। या दूध से जब दही बन जाएगा तो दूध के जो भी गुणधर्म होंगे वो दही के गुणधर्मों में
परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इसके रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन हो रहा है। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। डिफिनेशन क्या हो जाएगा? वह परिवर्तन जिसमें जिसमें पदार्थ के जिसमें पदार्थ के भौतिक जिसमें पदार्थ के भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था के साथ साथ उसके रासायनिक रासायनिक गुणधर्मों रासायनिक गुणधर्मों का मत संगठनों में परिवर्तन होता है, में परिवर्तन हो, क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही का बनना। जैसे क्या है? दूध से दही का बनना। अगला क्या है? जंग लगना। जंग लगना भी एक कौन सी परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इतनी बातें हमने जानी। ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब आगे देखते हैं, इसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? ठीक है, देखिए, अगर हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझें तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझने से पहले सभी लोग अपने घर के किचन में गए होंगे, रोज जाते हैं, डेली देखते हैं कि उनकी मम्मी जो है या सिस्टर है या वही कुछ लोग रूम लेके रहते हैं तो खुद से ही क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। तो खुद से खाना जो बनाते हैं तो खाना बनाना भी क्या है? एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, घर में, रसोई में, किचन में जो भी खाना वाना बनता है, खाना बनता है, चाय बनते हैं, ठीक है, जो भी चीजें बनती हैं वो कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है एक प्रकार की। ठीक है, क्यों रासायनिक अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया का पहले हम डिफिनेशन लिख देते हैं, फिर अभी समझाएंगे आपको रासायनिक अभिक्रिया वो कैसे है। लिखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक एक से अधिक पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर आपस में मिलकर आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थ से सर्वथा या हमेशा कह सकते हो भिन्न हो। सर्वथा या हमेशा भिन्न हो, क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। देखो, डिफिनीशन तो क्या है कि ये बुक का लैंग्वेज है। ठीक है, हमने सिंपली ऐसे लिख दिया है। ये डिफिनीशन जनरली आपको हर जगह मिल जाएगा ऐसे सेम टू सेम। ठीक है, तो ये तो हर जगह आप लोग पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। हम जो है कुछ अलग चीजें बताने वाले हैं, अलग तरीके से समझाने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है एक्चुअल में। देखिए, यहाँ लिख दिया गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे, आपस में मिलने के बाद कोई नया पदार्थ मिल जाएगा,
आपस में मिलने के बाद क्या होगा, कोई नया पदार्थ बन जाएगा। अब जो नया पदार्थ होगा उसके जो भौतिक और रासायनिक गुण होंगे वो जिनसे मिलकर बना है उससे अलग होंगे। यही सिंपली इसका डेफिनेशन है। लेकिन हमें समझना है, हमने कहा अभी किचन के बारे में, ठीक है, कि सब लोग अपने किचन में देखते हैं तो जो भी किचन में अभिक्रियाएं होती हैं सब क्या है, कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब कैसे हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे देखिए इस डिफिनेशन के अनुसार या अपने से खुद से सोचा जाए तो जैसे जिस प्रकार से हम अगर दाल बनाते हैं, किचन में अगर दाल बनाया जाए, ठीक है, डेली सब लोग खाने में यूज करते हैं दाल, तो दाल में क्या क्या मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाएगा, दाल दाल मिलाया जाएगा जो कि कैसा होगा, सॉलिड होगा, ठोस होगा। फिर मसाले मिलाए जाएंगे, नमक मिलाया जाएगा, हल्दी मिलाई जाएगी, तो ये सारी चीजें मिलाकर क्या बनता है, दाल बनता है। तो इस दाल में क्या है, एक या एक से अधिक पदार्थ हैं। इस दाल को बनाने के लिए, दाल को पकाने के लिए इसमें कौन कितनी कितनी चीजें मिलाई गई हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलाए गए हैं। ठीक है, अभी जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाएंगे, मतलब अब क्रिया होना प्रारंभ हो जाएगा, आपस में मिल जाएंगे तो एक नया पदार्थ बना देंगे। नया पदार्थ में क्या बनेगा, दाल बनेगा। क्या बनेगा, दाल बनेगा। जो जिन पदार्थों से ये मिलकर बना है उनसे ये दाल जो पक गया है, पककर बना है, वो एकदम अलग होता है। और इसके जो दाल है, तो दाल कुकर में पक चुका है, इसके अगर हम भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में देखें या इसके गुणों का अध्ययन करें तो ये जिनसे मिलकर बना है, ठीक है, उनके गुणों से क्या होगा, हमेशा हमेशा के लिए भिन्न होगा, हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो ये किचन में जो भी अभिक्रियाएं होती हैं वो कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे देखो हमने क्या किया, चाय बनाने के लिए सब लोग चाय डेली बनाते हैं लगभग, तो चाय बनाने के लिए चीनी लेते हैं, चाय पत्ती लेते हैं, ठीक है, चीनी लिए, चाय पत्ती ले लिए, अदरक ले लिए, ये सारी चीजें मिलाकर क्या मिला, दूध मिला दिए, पानी मिला दिए, ये सारी चीजें मिलाकर क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, एक या एक से अधिक पदार्थ हैं, आपस में मिलेंगे तो एक नया पदार्थ बन जाएगा, क्या, चाय, जिसके गुण धर्म जो होंगे, जिसके भौतिक और रासायनिक गुण होंगे, ये जिनसे मिलकर बना है, चाय पत्ती, चीनी, इन सबसे अलग होते हैं। तो ये प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो हमारे किचन में जो भी अभिक्रियाएं होती हैं वो कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। क्या समझते हैं, एग्जाम्पल के बारे में, एक समीकरण के रूप में हमारे पास एक मैग्नीशियम धातु है। क्या है, मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम धातु को अगर हम वायु में जलाते हैं, मैग्नीशियम धातु को किस में जलाएंगे, वायु में, तो वायु में कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। तो किससे क्रिया करेगा मैग्नीशियम, ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम किसके साथ क्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ। अब जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम धातु वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है सफेद रंग का चूड़ होता है, सफेद रंग का चूड़। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, एक नया पदार्थ बना है, ये क्या हुआ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ये एक या एक से अधिक पदार्थ है, इनके मिलने से एक नया पदार्थ बन गया है। अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होंगे ना, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से हमेशा हमेशा के लिए अलग होंगे। तो ये भी कौन सी प्रक्रिया, अभिक्रिया है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब हम यही थोड़ा सा समझते हैं अभिकारक और उत्पाद के बारे में। क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद, थोड़ा सा समझते हैं। अभिकारक, अभिकारक का मतलब ना, अभिकारक का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, मतलब जिसके जिसके मिलने से कोई नया पदार्थ मिल रहा बन रहा है। जैसे अभी मैंने बताया था इसके जस्ट पहले कि हम अगर दाल बना रहे हैं तो हम क्या लेंगे, दाल ले लेंगे, ठीक है, पानी ले लेंगे, हल्दी ले लेंगे, नमक ले लेंगे, मसाले ले लेंगे। तो अभी ये जो कच्चे रूप में है ये अभिकारक का काम करती है। जब दाल पक जाएगा, जो दाल बन जाएगा, वो किसका काम करेगा, उत्पाद का। मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेगा, रिएक्शन को पूरा करने के लिए जो उसमें पार्टिसिपेट करेगा, जो भाग लेगा, वो अभिकारक कहलाएगा। और उसके फलस्वरूप जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, उत्पाद। ठीक है, तो ये अभिक्रिया को पूरा करने के लिए, इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है, ये दोनों। तो ये दोनों क्या हो गए, अभिकारक। ये दोनों क्या हो गए, अभिकारक। ठीक है, अब इन दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, उत्पाद हो गया। क्या हो गया, उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक किसे कहते हैं, हाँ डिफिनेशन लिख देते हैं। अभिकारक क्या होता है, अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक। जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें दो पदार्थ आपस में भाग ले रहे हैं ताकि यह अभिक्रिया पूरी हो जाए। तो इस अभिक्रिया में जो दो लोग भाग ले रहे हैं, इसी दोनों लोगों को हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में भाग लेने
वाले पदार्थों को, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अभिकारक कौन है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अभिक्रिया के बाद क्या बना है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो ये क्या होगा? उत्पाद। लिखते हैं उत्पाद। उत्पाद क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो उत्पाद हमारा क्या हो जाएगा? अभिकारक क्या हो गया? रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, ये अभिकारक है। और उत्पाद क्या होता है? अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बन रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? उत्पाद। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि रासायनिक अपक्रिया होने के लिए क्या क्या जरूरी है, मतलब कोई अगर रासायनिक अपक्रिया हो रहा है तो उसके लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, अगर कोई रासायनिक अपक्रिया हो रहा है तो पहली चीज उसमें क्या है? रासायनिक अपक्रिया की हेडिंग डालते हैं, रासायनिक अपक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, अभिक्रिया की पहचान, की पहचान। कोई भी रासायनिक अपक्रिया है तो उसकी पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं? पहला चीज क्या है? पहला चीज है अवस्था परिवर्तन। क्या होगा? अवस्था बदलेगी, अवस्था परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन। दूसरी बात है ताप परिवर्तन। क्या है? ताप परिवर्तन। ठीक है, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है रंग परिवर्तन, रंग भी बदलेगा। चौथी है गैस का निकलना, गैस का निकलना, निकलना। ठीक है, और पांचवी क्या है? अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। अगर ये सारी चीजें किसी भी अभिक्रिया में, अगर कोई भी हमें ये पता करना है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये इसके लिए क्या है? पहचान है। इसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो या तो उसमें उसकी अवस्था बदल जाएगी, या तो ताप बदल जाएगा, या तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, या तो गैस निकलेगा, या तो अवक्षेप बन जाएगा। मतलब इसमें से कुछ भी हो जाए तो इसका मतलब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ लिखा मैग्नीशियम प्लस में क्या लिखा? ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को वायु के साथ अगर हम दहन करेंगे, जलाएंगे, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सफेद रंग का चूर्ण बनता है। तो ये क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अभी क्या है? ठोस अवस्था में, मतलब सॉलिड है। एस लिख दे रहे हैं, ठोस, सॉलिड। ऑक्सीजन क्या है? गैसीय अवस्था में है। ठीक है, अभी क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक चूर्ण बनाएगा, मतलब ये सॉलिड बन रहा है। देखो, सॉलिड और गैस के मिलने से सॉलिड बन रहा है, तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है? अवस्था में। सॉलिड और गैस इधर दो लोग हैं। ठीक है, तो इधर अगर बनता तो देखो सॉलिड इधर है, मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। इधर क्या बन रहा है? सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड बन रहा है, मतलब यहां से यहां आने पर इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अब सोचोगे कि ये तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, अवस्था तो बदली नहीं। अवस्था बिल्कुल बदली है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन क्या है? गैसीय अवस्था में, लेकिन यहाँ कोई गैस वैस नहीं बन रहा है, तो अवस्था में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, ऐसे हमने लिख दिया कि Ca प्लस में H2SO4, Ca प्लस में H2SO4 रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, अगर अपक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? CaSO4 प्लस में क्या बन जाएगा? H2। H2 क्या होगा? निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? गैस निकल रहा है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? गैस निकल रहा है। चूंकि इस अभिक्रिया में गैस निकल रहा है, इसलिए भी क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, आगे देखते हैं।
इसके बाद रासायनिक अपक्रिया की पहचान के बाद हम देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक रासायनिक समीकरण समीकरण रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को हम इजी तरीके से थोड़ा समझेंगे। देखिए, अभी हमने बताया कि जो किचन में जो भी अपक्रियाएं होती हैं, कौन सी अपक्रिया होती है, रासायनिक अपक्रिया होती है। ठीक है, अब रासायनिक अपक्रिया अगर हो रही है, ठीक है, तो उसको हम अगर समीकरण का रूप दे देते हैं तो वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। जैसे हमने क्या कहा कि हम चाय बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, चाय। चाय में क्या क्या चीजें लगती हैं, चाय पत्ती लगता है, लिख देते हैं चाय पत्ती। ठीक है, प्लस क्या लगेगा, दूध लगेगा। प्लस में क्या लगेगा, पानी लगेगा। प्लस में क्या लगेगा, अदरक लगेगा। ठीक है, तब जाके क्या बनेगा, चाय बनेगा। क्या बनेगा, चाय। ठीक है, अब हमने क्या किया, चाय पत्ती लिया, दूध लिया, पानी लिया, अदरक लिया, तो अब क्या बनेगा, चाय बन गया। चाय बन गया ना, तो ये प्रकार की कौन सी अपक्रिया हो गई, रासायनिक अपक्रिया हो गई, क्योंकि इसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल रहे हैं और एक नया पदार्थ बन रहा है। मतलब अभिकारक ये है, उत्पाद ये है। ठीक है, ये रासायनिक समीकरण हो गया, रासायनिक अपक्रिया हो गई। हमें क्या समझना है, रासायनिक समीकरण समझना है। देखिए, रासायनिक समीकरण होता क्या है। हमने कहा चाय पत्ती हम लिए हैं, तो चाय पत्ती को हम, चाय पत्ती इंग्लिश में टी लीफ कहते हैं, तो यहाँ टी का सिर्फ टी लिखते हैं और लीफ का सिर्फ एल लिखते हैं। टी और एल लिख दिए, टी लीफ। समझ में आ रहा है, टी लीफ हो गया। दूध का क्या होता है, मिल्क, तो यहाँ पूरा MIL के मिल्क ना लिखकर सिर्फ एम लिख दिए, एम मतलब मिल्क। प्लस में पानी का क्या हो जाएगा, वाटर। वाटर को हम W लिख देते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं। ठीक है, प्लस में अदरक का जिंजर, तो G लिख देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, एरो का निशान लगाते हैं। चाय का टी बनेगा तो टी लिख देते हैं सिंपली। अब हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को, इस रासायनिक अपक्रिया को हमने किस रूप में दे दिया गया है, ये जो चाय पत्ती है इसे शार्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में लिख दिया गया है। ठीक है, संक्षिप्त रूप में लिखकर एक समीकरण का रूप हमने दे दिया है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक उसी प्रकार जैसे मैग्नीशियम को हम मैग्नीशियम पूरा ना लिखकर सिर्फ Mg लिखते हैं। वायु में इसका दहन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तो ऑक्सीजन को पूरा ऑक्सीजन ना लिखकर सिर्फ O2 लिखते हैं। फिर एक इक्वेशन का रूप दे देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड ना लिखकर MgO लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रकार का रासायनिक समीकरण हो गया। इसका मतलब रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों, ये क्या है, अभिकारक, ये सब क्या है, अभिकारक। रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को संक्षिप्त में रूप लिखकर, प्रतीकों के रूप में लिखकर संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया में अभिकारकों, अभिकारकों एवं उत्पादों, उत्पादों को प्रतीक, को प्रतीक के रूप में लिखकर, प्रतीक को प्रतीक एवं संक्षिप्त, प्रतीक एवं संक्षिप्त रूप में लिखकर, निरूपित करना, समीकरण के रूप में निरूपित करना लिख देते हैं, लिखकर समीकरण के रूप में निरूपित करना, निरूपित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब ये हो गया रासायनिक समीकरण। अब हमें ये समझना है कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। ठीक है, लिखेंगे रासायनिक, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, लिखने की विधि। ठीक है, कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है, ये हमको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहली विधि ये है, नंबर 1 यहां लिखते हैं। सबसे पहली विधि क्या है,
कि रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों का को लिखते हैं को आणविक या कह सकते हैं को अणु सूत्र कोष्ठक में लिख देंगे प्रतीक अणु सूत्र या प्रतीक द्वारा लिखना चाहिए। पहला रासायनिक समीकरण लिखने का पहली विधि क्या है कि रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक और उत्पाद होंगे उसको अणुसूत्र के रूप में या प्रतीक के रूप में लिखे होने चाहिए। किस रूप में? प्रतीक के रूप में। ठीक है, अणुसूत्र या प्रतीक द्वारा लिखना चाहिए या के रूप में लिखना चाहिए। यहाँ लिख देते हैं के रूप में लिखना चाहिए। किस रूप में लिखना चाहिए? प्रतीक के रूप में। दूसरी बात क्या आती है कि रासायनिक समीकरण में तत्वों को उनके आणविक रूप में लिखना चाहिए। तत्वों को उनके आणविक रूप में लिखना चाहिए या निरूपित करना चाहिए, लिखना चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि रासायनिक समीकरण में तत्व होंगे ना, उनको किस रूप में लिखना है? हमें उनके आणविक रूप में लिखना है। ठीक है, परमाणुविक रूप में नहीं, आणविक रूप में। जैसे क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम परमाणुविक रूप में H नहीं लिखते हैं, हाइड्रोजन को हम H नहीं लिखते हैं, आणविक रूप में H2 लिखते हैं। ठीक है, क्लोरीन हमारे पास है तो इसको Cl ना लिखकर Cl2 लिख दे हैं, ये आणविक रूप है। परमाणु का मतलब केवल एक, सिर्फ अगर हम H लिखते हैं ना, H का मतलब है कि ये परमाणुविक रूप में है। लेकिन हम H के साथ एक और H जोड़कर इसको हम H2 लिख दे रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा रूप है? आणविक रूप है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? रासायनिक समीकरण में जो कुछ तत्वें होती हैं उनको किस रूप में लिखना चाहिए? उनको हमें आणविक रूप में लिखना चाहिए। जैसे H2, Cl2, Br2, I2। ठीक है, I2 कामा करके फिर लिख सकते हैं O2। ठीक है, आदि। ठीक है, ये क्या है? ये द्विपरमाणुक गैसें हैं। ये कैसी होती हैं? द्विपरमाणुक गैसें हैं। ये कैसी हैं? द्विपरमाणुक गैसें हैं। द्विपरमाणुक गैसों का मतलब ये गैसें किससे मिलकर बनी है? दो परमाणुओं से। हाइड्रोजन एक H नहीं है, एक H होता तो वो परमाणुविक होता। ठीक है, एक परमाणुविक होता, लेकिन यहाँ कितने H है? दो H है, इसका मतलब द्विपरमाणुविक है। हाइड्रोजन एक गैस है तो ये कैसा हो गया? द्विपरमाणुविक गैस है। ठीक है, तो ये दो रूल हो गए। पहला रूल है अभिकारक और उत्पाद को हमें किस रूप में लिखना चाहिए? प्रतीक के रूप में। दूसरा रूल ये है कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि रासायनिक समीकरण में उनको हम परमाणुविक रूप में ना लिखकर आणविक रूप में लिखते हैं। जैसे क्या है? H2, Cl2, Br2, I2, O2। ठीक है, N2 भी हो जाएगा, N2 भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा रूल क्या है? देखते हैं तीसरा नियम। अब रासायनिक समीकरण लिखने की तीसरी विधि क्या है? तीसरा नियम यह है कि एक परमाणुक तत्वों को उनके प्रतीक के रूप में लिखते हैं। उनके प्रतीक के रूप में लिखते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? जब एक परमाणु तत्व होंगे ना तो उनको उनके प्रतीक के रूप में लिखते हैं। जैसे सोडियम क्या है? एक परमाणु तत्व, तो Na लिख देंगे, इसका प्रतीक है। मैग्नीशियम क्या है? एक परमाणु तत्व। ठीक है, तो Mg लिख देंगे, इसका ये प्रतीक है। फिर क्या? एल्युमिनियम जो होता है एक परमाणु तत्व होता है, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है? एक है। एक सोडियम है, एक मैग्नीशियम है, एक एल्युमिनियम है, तो ये एक परमाणु तत्व है। और एक परमाणु तत्व को हम किस रूप में लिखते हैं?
किस रूप में लिखते हैं? एक परमाणु तत्व को उनके प्रतीक के रूप में, ऐसे सीधे सीधे प्रतीक के रूप में लिख देंगे, ठीक है। NaMgAl, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक परमाणु तत्व होते हैं, ठीक है। द्विपरमाणु तत्वों को छोड़कर सभी जो तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं? एक परमाणु होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, बी भी लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, आदि में लिख दे रहा हूं यहाँ, ठीक है। तो उम्मीद है अब ये जो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि है, इस तरीके से रासायनिक समीकरण लिखी जाती है। आगे इसके बाद जो है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि के बाद हम समझेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण से बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब संतुलित रासायनिक समीकरण जब पढ़ा जाएगा, वहां बताएंगे अगले वीडियो में, तो संतुलित रासायनिक समीकरण में ये बताया जाएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संतुलित करना, सभी लोगों को संतुलित करना आना चाहिए, ठीक है। तो चूंकि इसके आगे वाला जो वीडियो है लेंदी होगा थोड़ा सा, क्योंकि हम इसमें सीखेंगे क्वेश्चन को किस तरीके से हम संतुलित करेंगे, तो इसलिए अब इस वीडियो में यहीं तक हम रहने देते हैं और बाकी संतुलित रासायनिक समीकरण अपने अगले वीडियो में, अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।